हेलो एवरीवन, मैं उत्तम कुमार यूके मैथ्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ क्या कहता है उससे पहले हम इस फिगर को देखते हैं ज़रा। अगर एक कंडक्टर अपने पास दिया हुआ है तो क्या इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी? आंसर नो। कब फ्लो होगी? जब हम इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तब होगी। इससे पहले प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया आपको। तो हम इसके एंड के क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज एक सेल लगा देते हैं, तो इसमें एक करंट क्या होगी? फ्लो होने लगेगी। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो ये लिखा हुआ है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अभी इसका मतलब बताऊंगा मैं कि क्यों। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर आई, एक करंट है जो फ्लो हो रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मीन्स ये जो आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, ये अप्लाई किया था, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, अब ये देखो टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों? टेम्परेचर वैरी अगर करेगा, अभी इसमें फॉर एग्जांपल कि 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन इसमें इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये मेटल का होगा, मेटल में बॉन्ड रैप्चर होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, मतलब हो सकता है कि अब 5 हो गए एग्जाम्पल के लिए। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो यहां से आप बताइए कि जैसे ही चार्ज की संख्या बढ़ेगी करंट प्रभावित होगा या नहीं होगा? होगा। इसलिए हमको करंट को क्या करना है? टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसको ये लिखिए या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए हमेशा एक कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई करेंगे। यहां जो कांस्टेंट है R, इसको हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं। रेसिस्टेंस R क्या है? एक रेसिस्टेंस है। ठीक है, अब इस रेसिस्टेंस के ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लें। यहां पे R इज इक्वल टू V अपॉन I। अब देखिए ध्यान से कि ये रेसिस्टेंस जो है नोमेरिकली और थ्योरेटिकली दो तरीके से इसको डिफाइन कर रहा हूं मैं। रेसिस्टेंस थ्योरेटिकली क्या होता है कि जैसे हम चलते हैं तो फ्रिक्शन रोड पे लगता है, तो वो किसी भी मोशन को अपोज करता है। उसी तरीके से इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, इफ देयर इज इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग और चार्ज फ्लोइंग इन द कंडक्टर, तो क्या होगा कि वो उसको अपोज करेगा। तो किसी भी कंडक्टर की ये रेसिस्टेंस क्या हो गई? प्रॉपर्टी हो गई, जो उसमें चार्ज के फ्लो को क्या करेगा? अपोज करेगा। थ्योरेटिकल मतलब समझ में आया? Resistance is nothing but the property of any conductor or metal which opposes the flow of electricity या charge. Numerical क्या मतलब हुआ? R is equal to V upon I. R is nothing but the ratio of voltage to the current. Numerically तो ये मतलब हुआ voltage upon current. ठीक है, इसके SI यूनिट की अगर बात की जाए, SI यूनिट, तो R का जो SI यूनिट होता है ये सिंबल है और इसको बोलते हैं ओम। क्या बोलते हैं? ओम। ओम का ये सिंबल है, यही वाला ओम। ओम साइंटिस्ट का नेम है, उसके ऑनर में ये दिया गया है सिंबल ओम। ठीक है, तो SI यूनिट इसका ओम हो गया। अब अगर मैं इस पे बात करूं, थोड़ा सा और फोकस करूं, तो मैं ये कहूंगा कि जितना ही ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करेंगे करंट उतना ही क्या होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि दोनों में कैसा रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ठीक है, और रेसिस्टेंस के साथ अगर कहा जाए कि I इज इक्वल टू V अपॉन R, जितना ही ज़्यादा, यहां से मैंने निकाल लिया I इज इक्वल टू V अपॉन R, जितना ही ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा, रेसिस्टेंस के साथ करंट का कैसा रिलेशन है? इनवर्स, उल्टा रिलेशन है। जितना ही ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा करंट उतना ही क्या होगा? कम फ्लो होगी। ठीक है, अगर अब इन दोनों के बीच V वर्सेस I, VI ग्राफ को मैं प्लॉट करूं, VI ग्राफ मतलब वोल्टेज टू करंट ग्राफ, ये V है,
ये I है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब ये स्ट्रेट लाइन आने वाला है, y इज इक्वल टू एम एक्स लाइन। y इज इक्वल टू एम एक्स लाइन का मतलब क्या है, यहाँ पे m की जगह पे 2, 3, 4, 5 कुछ भी आप रख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स मतलब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x यहाँ आने वाला है। मतलब अगर आप 5 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं और करंट कॉरस्पॉन्डिंग 10 एम्पियर है, और सपोज करिए कि अगर आप 10 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे 20 एम्पियर है, यही है लीनियर ग्राफ का मतलब आपका। 5 वोल्ट से 10 वोल्ट, वोल्टेज को आपने क्या किया, डबल किया, तो करंट की भी वैल्यू क्या हो गई, डबल हो गई, क्योंकि वोल्टेज और करंट में कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो यहाँ पे अब ये जो A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, यहाँ पे अगर मैं RA की बात करूँ, रेसिस्टेंस एट पॉइंट A, तो रेसिस्टेंस क्या होता है, V और I का क्या है, रेशियो होता है। तो V है 5 और ये है 10, मतलब 1/2 ओम। और रेसिस्टेंस एट पॉइंट B की मैं बात करूँ तो यहाँ पे वोल्टेज है 10 और करंट है आपका 20, तो यहाँ भी है आपका क्या, 2 ओम। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि मैंने कंडक्टर चेंज नहीं किया है, मैंने वायर चेंज नहीं किया है, मैंने उसके अक्रॉस वोल्टेज चेंज किया है। 5 वोल्ट लगाया तो 10 एम्पियर, 10 वोल्ट लगाया तो 20 एम्पियर, डबल किया मैंने वोल्टेज को तो करंट भी क्या हो गया, डबल हो गया। तो V वर्सेस I का ग्राफ जो है वो आपको स्ट्रेट लाइन आने वाला है, और इस ग्राफ को स्टैंडर्डाइज कैसे करते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स लाइन है, ये मैथ्स में आप इसको पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ओम्स लॉ और रेसिस्टेंस आपका क्लियर हुआ। अगर मैं अब आपको 1 ओम का मतलब बताऊं, मीनिंग ऑफ 1 ओम, मीनिंग ऑफ 1 ओम, तो देखिए ये वैल्यू 1 कब आएगी, जब ऊपर 1 वोल्ट और नीचे 1 एम्पियर लगाया जाए, तभी तो 1 और 1 कट जाएगा, वैल्यू 1 आएगी। मतलब अगर एक वायर का रेसिस्टेंस 1 ओम कब कहेंगे, अगर उसमें 1 वोल्ट, एक वायर है, एक कंडक्टर है, और इसमें अगर आप 1 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं और 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, तो ये जो वायर आपने लगाया है आप कहेंगे कि उसका रेसिस्टेंस क्या है, 1 ओम है। अगर 1 वोल्ट लगाने पे करंट कितना जाए, 1 एम्पियर जाए, तो आप कहेंगे कि उस वायर का रेसिस्टेंस 1 ओम है। दिस इज द मीनिंग ऑफ 1 ओम। आइए आगे देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे रेसिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है। तो आपका पहला जो पॉइंट है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर मीन्स वायर का जो लेंथ है वो अफेक्ट करता है रेसिस्टेंस की वैल्यू को, और ये कैसा होता है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब ये है कि वायर का लेंथ जितना लंबा होगा, रेसिस्टेंस की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। एक कॉपर का वायर लीजिए, दोनों की थिकनेस मतलब मोटाई सेम रखिए, और एक लंबा हो और एक छोटा हो, तो छोटे वायर की रेसिस्टेंस कम होगी और बड़े वायर की जो रेसिस्टेंस है वो ज़्यादा होने वाली है। ठीक है, तो रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी वायर का लेंथ डबल कर दिया जाए तो उसका रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और किसी भी वायर का रेसिस्टेंस अगर हाफ कर दिया जाए, लेंथ हाफ कर दिया जाए, तो उसका रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा वैसे ही रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी। सेकेंड क्या है, थिकनेस ऑफ द कंडक्टर और क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। अब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है कि ये पेन है, अब ये देखिए इसका ये थिकनेस है, मोटाई है, ये तो आप समझ रहे हैं। इसी को दूसरे में ये जो आपको ये बैक पार्ट दिख रहा है, यही क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ये। तो ये एरिया का बड़ा होना मतलब थिकनेस मोटा होना, थिक होना, और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का कम होना मतलब पतला होना। तो बेसिकली क्रॉस सेक्शनल एरिया और थिकनेस एक ही चीज़ है। तो थिकनेस ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, तो रेसिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के या उसके थिकनेस के। ठीक है, इसका क्या मतलब है, एक वायर है, अगर उसकी मोटाई को इंक्रीज किया जाए, एरिया को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, तो रेसिस्टेंस की वैल्यू घटेगी, क्योंकि उल्टा रिलेशन है। मतलब अगर
थिकनेस को हाफ किया जाए, थिकनेस को हाफ किया जाए तो हाफ का उल्टा क्या होगा, डबल। रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और अगर इसको डबल किया जाए, एरिया को डबल किया जाए तो रेसिस्टेंस आपका हाफ हो जाएगा। ठीक है, इस पे बेस्ड आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि आर आपका 10 ओम है और थिकनेस अगर इसकी डबल कर दी जाए तो रेसिस्टेंस नया कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5 ओम हो जाएगा, क्योंकि डबल कह रहा है तो रेसिस्टेंस उसके जस्ट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तीसरा टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ रेसिस्टेंस का क्या है, तो टेम्परेचर के साथ कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो आपका इंक्रीज करता है। अब ये देखिए कैसे, एक कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या और क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने की वजह से क्या होगी कि इनका जो फ्लो होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे एक रोड पे अगर कई सारी गाड़ियां आ जाएं तो वो आपस में ट्रैफिक को जाम कर देंगी, एक दूसरे से कोलाइड होने लगेगी, कोलिजन होने लगेगा और उनका मूवमेंट क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे इनका मूवमेंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होने से इनका मूवमेंट डिस्टर्ब हो रहा है, इसका मतलब रेसिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है आपका। तो टेम्परेचर के बढ़ने से भी रेसिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। एंड द नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब क्या है कि आपके पास या तो कंडक्टर है या तो आपके पास इंसुलेटर है, ठीक है, और नहीं तो आपके पास क्या है, सेमी कंडक्टर है। सेमी कंडक्टर है कंडक्टर वो जिसका रेसिस्टिविटी या रेसिस्टेंस क्या हो, कम हो। तो नेचर ऑफ मटेरियल, अगर वो कंडक्टर है तो उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अगर वो सेमी कंडक्टर है तो उसका जो रेसिस्टेंस है वो कंडक्टर से ज़्यादा होगा और इंसुलेटर से कम होगा। और अगर वो इंसुलेटर है तो आपका उसका रेसिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। कंडक्टर का रेसिस्टेंस सबसे कम, उससे ज़्यादा रेसिस्टेंस किसका, सेमी कंडक्टर का, और सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस किसका, आपको इंसुलेटर का। आइडियली, अगर प्रैक्टिकल नहीं आइडियल बात करें तो कंडक्टर के लिए रेसिस्टेंस, आइडियल कंडक्टर है तो आइडियल मतलब समझ रहे हैं, आइडियल मतलब 100%, तो इसका रेसिस्टेंस 0 और इसका रेसिस्टेंस इनफाइनाइट है ना, अगर आइडियल है तो। लेकिन आइडियली ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकल सिचुएशन में बात करेंगे तो रेसिस्टेंस आपका 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम या 0.5 में होगा, 0 नहीं होना है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि 0 रेसिस्टेंस का वायर क्या हो, आप बना सकें। ठीक है, अब आइए इस 2 पॉइंट्स पे हम लोग फोकस करते हैं। इन दोनों पॉइंट को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो इसको लिखेंगे R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। इस दोनों को कंबाइन किया मैंने तो L/A आ गया। और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए मैं एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको क्या मैं बोल रहा हूँ, रो, ठीक है, रो से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसका नाम है रो, इसको कहते क्या है, रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी है ना, रो क्या है, इस सिंबल को प्रोनाउंस कैसे करते हैं, रो। और ये किसके लिए यूज होता है, रेसिस्टिविटी के लिए यूज होता है। ठीक है, तो आपका रेसिस्टेंस आपने देख लिया और रेसिस्टेंस को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला आपके पास आ गया। चलिए, R इज इक्वल टू रो L/A, वेयर रो इज रेसिस्टिविटी, रो इज रेसिस्टिविटी। अगर एक वायर लिया जाए और उस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ जो हो वो 1 मीटर हो, एक वायर हम लेते हैं 1 मीटर लंबा और उसकी जो थिकनेस है, मोटाई है, वो कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर होनी चाहिए। तो इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे प्लेस करें
तो 1/1 R इज इक्वल टू आ जाएगा रो इज इक्वल टू R, रो इज इक्वल टू R आ जाएगा। इसका मतलब रेसिस्टिविटी न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर हैविंग लेंथ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर एरिया एंड लेंथ 1 मीटर। तो उस रेसिस्टेंस की जो वैल्यू होगी न्यूमेरिकली इक्वल टू क्या होगी, रेसिस्टिविटी के बराबर होगी। अगर इसकी मैं यूनिट की बात करूं कि ये क्या होगी, तो यहां पे जब आप रखेंगे इस वाले को, देखिए रो का आपको यूनिट निकालना है, ये ओम होता है, एरिया मीटर स्क्वायर में आता है, लेंथ मीटर में होता है, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, रो इज इक्वल टू हो गया ओम मीटर। तो रो का जो यूनिट है वो हो गया रो का ओम मीटर। एसआई यूनिट इसका क्या हो गया, ओम मीटर हो गया। रेसिस्टेंस आपका 4 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन उसमें से 2 फैक्टर को हटा देना है। रेसिस्टिविटी लेंथ और थिकनेस पे डिपेंड नहीं करती है, ये मटेरियल पे डिपेंड करेगी। फॉर एग्जांपल कि अगर आपका कॉपर है और आपका सिल्वर है तो दोनों की रेसिस्टिविटी अलग अलग होगी, लेकिन अगर कॉपर की ही 2 वायर अलग अलग हैं तो दोनों का रेसिस्टेंस तो अलग अलग हो सकता है, बट रेसिस्टिविटी दोनों की क्या होगी, हमेशा सेम होगी। तो जब मेटल या कंडक्टर आप चेंज करेंगे तो ही रेसिस्टिविटी चेंज होने वाली है, और अगर कंडक्टर चेंज नहीं करते हैं, मेटल चेंज नहीं करते हैं, तो रेसिस्टिविटी उसकी सेम होने वाली है, चाहे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ उसका लेंथ और थिकनेस। वायर के लंबाई और थिकनेस से रेसिस्टिविटी का कोई लेना देना नहीं है। लेना देना किससे है, टेम्परेचर से। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टिविटी भी इंक्रीज करेगी, और अगर आप यहाँ आपका कंडक्टर हो सकता है, इंसुलेटर हो सकता है और सेमी कंडक्टर हो सकता है। नेचर ऑफ मटेरियल कहने का मतलब ये है, तो इनकी भी रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही चेंज होती है। मतलब रेसिस्टिविटी कंडक्टर की सबसे क्या होगी, कम होगी, उसके बाद सेमी कंडक्टर की उससे ज़्यादा, और इंसुलेटर की रेसिस्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। मीन्स रेसिस्टिविटी मीन्स रोकने की क्षमता है ना, अपोज करने की क्षमता। जो रेसिस्टेंस है उसकी कितनी कैपेसिटी है वही क्या होती है, आपकी रेसिस्टिविटी होती है। तो रेसिस्टिविटी आपकी 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और रेसिस्टेंस आपकी 4 फैक्टर पे डिपेंड करती है।